हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे क्राउन रूल के बारे में। द क्राउन रूल, इसका टाइमलाइन है 1858 से 1947 तक, मतलब जब तक हम लोग आज़ाद नहीं हो जाते हैं। देखिए, मैं बुक से ही कुछ जो पॉइंट्स हैं डायरेक्टली वहीं से पढ़ाने की कोशिश करती हूँ, मेरा भी रिवीजन हो जाए और आप लोग को भी समझ में आए। This significant act was enacted in the wake of Revolt of 1857, also known as the First War of Independence and the Sepoy Mutiny. तो ये जो क्राउन रूल लाया गया था 1858 का, ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो हुआ था उसी के बदले लाया गया। इस रिवॉल्ट को सप्रेस करने के बाद लाया गया। अब रिवॉल्ट एक है, ईयर एक है, लेकिन इसका नाम जो है वो तीन है। हम लोग इसको रिवॉल्ट ऑफ 1857 बोलते हैं। हमारे ही कुछ फ्रीडम फाइटर्स ने इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला था, लेकिन ब्रिटिशर्स इसको सिपॉय म्यूटनी कहते हैं। हम लोग इसको रिवॉल्ट या फर्स्ट वॉर के नाम से इसलिए पुकारते हैं क्योंकि हमारे लिए ये एक एक्ट ऑफ ब्रेवरी थी कि एटलीस्ट सारे इंडियंस ने ये डिसाइड तो किया कि हम लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। लेकिन ब्रिटिशर्स जो है इस एक्ट को सिपॉय म्यूटनी कहते हैं, क्योंकि म्यूटनी का मतलब होता है दैट बेसिकली वी डिसओबे देयर लॉज, रूल्स और रेगुलेशन, कि हमने उनके बनाए हुए नियम कानून सबको मानने से मना कर दिया बेसिकली सोल्जर्स ने। इसीलिए इसको सिपॉय म्यूटनी वो लोग कहते थे। तो सिपॉय म्यूटनी होने के बाद अलग अलग जगह पे इसको सप्रेस किया गया, जो इसके लीडर्स थे उनको सज़ा सुनाई गई। तो एक बहुत ज़्यादा एग्रेशन का माहौल पूरे इंडिया में आ गया था, एग्रेशन, ठीक है। इसी एग्रेशन को टैकल करने के लिए ब्रिटिशर्स ने फिर से दिमाग लगाया और एक नया एक्ट लेकर वो लोग आ गए। एंड द एक्ट इज एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब वो इंडिया को ये जता रहे हैं कि हाँ, उन्होंने अपनी गलती मानी और अब जो प्रशासन आएगी, अब जो सरकार आएगी, वो इंडिया के भलाई के लिए काम करेगी। दैट्स वाई दे नेम इट द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो। उसके बाद देखते हैं तो इन्होंने किया क्या। इस एक्ट को लाने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को कंप्लीटली अबॉलिश कर दिया और सारे पावर जो थे गवर्नमेंट को दे दिए, ठीक है, कि अब ईस्ट इंडिया जो है यहाँ की मालिक नहीं है, बल्कि जो गवर्नमेंट है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, अब उनके अंदर ही सारे के सारे टेरिटरीज और रेवेन्यूज आ जाएंगे। अब इस एक्ट के फीचर्स को पढ़ते हैं, ठीक है। पहला, इट इज प्रोवाइडेड दैट इंडिया henceforth was to be governed by and in the name of her majesty, यानी कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के किंग या क्वीन होंगे, उस टाइम क्वीन थी तो हर मेजेस्टी, अब इंडिया डायरेक्टली उनके द्वारा गवर्न किया जाएगा। मतलब इंडिया अब कोई सॉवरेन कंट्री नहीं है। सॉवरेन टर्म बाद में आएगा, सेकेंड चैप्टर में मैं बताऊंगी आप लोग को। बेसिकली अब हर एक फैसले के लिए, चाहे वो इंटरनल मैटर्स हो या एक्सटर्नल मैटर्स हो, हम लोग को ब्रिटिश पार्लियामेंट से इजाज़त लेनी पड़ेगी, क्योंकि वही हमारे ओवरलॉर्ड बन चुके थे। आगे, इट ऑल्सो चेंज द डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गए और अब सीधा वाइसरॉय। ओके, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आपके वॉरेन हेस्टिंग थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आपके विलियम बेंटिक थे, और वॉइसरॉय जो है वो पहले वॉइसरॉय आपके होंगे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। ये आपको हर डिटेल याद रखना है। तो वाइसरॉय ऑफ इंडिया एक नई ऑफिस बना दी गई। बेसिकली सिर्फ डेजिग्नेशन, मतलब नाम बदला जा रहा है, काम अभी भी वही है, ओके। इसके पहले अगर आपने अच्छे से चार्टर एक्ट को पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि असिस्ट करने के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई थी, कि गवर्नर जनरल को दिक्कत ना आए कोई भी फैसला लेने में, इसके लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल बॉडी बनाई गई थी। लेकिन इस बार कुछ और होगा। लेकिन उसके पहले पॉइंट नंबर 2 पढ़ते हैं कि दिस एक्ट ऑल्सो एंडेड, खत्म कर दिया क्या, डबल गवर्नमेंट। डबल गवर्नमेंट क्या था, विच इज बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो मैंने पिट्स इंडिया एक्ट में आपको पढ़ाया था 1784 में, ठीक है। तो ये डुअल गवर्नमेंट संभल रहा नहीं था उनसे, और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स दोनों ही जो है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल BOC, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स दोनों ही इनसे संभल नहीं रहे थे और दोनों में कहीं ना कहीं करप्शन आ गया था। तो अब डायरेक्टली इंडिया जो है वो आपके क्राउन रूल के अंदर चला गया। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो आपका एक्ट आया, इसने एक और नई ऑफिस बना दी। वेट अ मिनट, इसने एक और नई ऑफिस बना दी, वो था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया।
अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया है क्या, तो मैं इसे सिंपलर टर्म्स में समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो, SOS, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया एक ऐसी ऑफिस है जो कि ब्रिटिश कैबिनेट में बैठेगी, मतलब वो इंडिया में काम नहीं कर रही है। जैसे यहाँ हमारे हर एक मिनिस्टर्स के पास एक डिपार्टमेंट होता है, बिल्कुल वैसे ही ब्रिटिश पार्लियामेंट में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के नाम से एक डिपार्टमेंट बना दिया गया, एक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक डिपार्टमेंट दे दिया गया। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को हेल्प करने के लिए ब्रिटेन में ही 15 मेंबर के काउंसिल ऑफ इंडिया बनाए गए, जो कि बेसिकली असिस्ट अगेन हेल्प करेंगे किसको, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को, ताकि ये वहाँ बैठे बैठे भी इंडिया के सारे डॉक्यूमेंट्स पे, नियम कानून पे, इंडिया में क्या चल रहा है, कौन सा एक्ट आ रहा है, वहाँ के लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, कौन सा नया और प्रोग्रेसिव एक्ट लाना है, कितने रेवेन्यू लगाने हैं, क्या टैक्स करना है, यानी कि सारा का सारा फैसला जो है अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लेने वाले थे, जो कि इंडिया में नहीं थे, ब्रिटिश में बैठे रहेंगे। ठीक है, और फिर याद रखना है कि ये जो 15 मेंबर की काउंसिल बॉडी बनाई गई है, ये सिर्फ असिस्ट करने के लिए है, मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पावर दे दिया गया, पावर नहीं है, एडवाइजरी बॉडी है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को ये एडवाइस दे सकते हैं। तो अगर आप देखो हायरार्की, तो यहाँ इंडिया में वाइसरॉय रहेंगे नाम मात्र के लिए, लेकिन वाइसरॉय भी सिर्फ और सिर्फ आपके SOS के अंदर ही काम कर सकते हैं, मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ही सब कुछ है अब इंडिया के मामले में। तो सबसे पहले आपका रहेगा ब्रिटिश क्राउन, या फिर आप बोल सकते हो क्वीन एलिजाबेथ। ठीक है, उसके अंदर, अब ऐसा तो नहीं कि डायरेक्टली क्वीन यहाँ आके काम करेंगी, तो उन्होंने क्या किया, SOS सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना दिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रिटेन में ही रहेंगे, उनके ये 15 मेंबर काउंसिल ब्रिटेन से ही काम करेंगे, और इंडिया में इंडिया के लिए अकाउंटेबिलिटी होल्ड करने के लिए वाइसरॉय ऑफ इंडिया बना दिया गया, जो कि लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, 5वां पॉइंट, आई होप यहां तक आप लोग को समझ में आ रहा हो। देखो, इट कॉन्स्टिट्यूटेड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल एज अ बॉडी कॉर्पोरेट capable of suing and being sued in India and in England। अब इसका मतलब, बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब है कि ये भी एक बनाई हुई बॉडी है, एक एक्ट के द्वारा ब्रिटिश क्राउन ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोजीशन को बनाया है। तो अगर मान लो इंडिया में ऐसा होता है कि इंडिया में किसी चीज़ में करप्शन आ रहे हैं, या फिर ये स्टेट ऑफ काउंसिल भी ढंग से काम नहीं कर रही है, तो इनसे भी क्वेश्चन किया जाएगा। ब्रिटिश पार्लियामेंट इनसे भी क्वेश्चन पूछ सकती है कि अगर ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी इंडिया की दी गई है, तो आपने इस पे काम क्यों नहीं किया। तो कैपेबल ऑफ सुइंग एंड बीइंग सूड, मतलब खुद भी इनको जवाब देना पड़ेगा, मतलब खुद भी ये जवाबदेही होंगे। ठीक है, और अगर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लग रहा है कि वाइसरॉय करप्ट हो रहे हैं या बाकी कोई ऑफिशियल्स करप्ट हो रहे हैं इंडिया में, तो वो भी उनको शू कर सकती है, मतलब उनके काम को रोक सकती है, उनको पनिश कर सकती है। तो कहने का मतलब है कि ये एक हायरार्की है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने अगर सही से काम नहीं किया तो उन पर भी सवाल उठाए जा सकते हैं। जस्ट लाइक अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला अच्छे से नहीं सुनाती है, तो सुप्रीम कोर्ट को अपने ही फैसले को वापस से रिव्यू करना पड़ता है, जिसको हम लोग जुडिशियल रिव्यू के नाम से जानते भी हैं। ठीक है, बिल्कुल वैसे यहाँ पे तो रिव्यू ही है, लेकिन यहाँ पे तो है कि अकाउंटेबिलिटी आप होल्ड कर रहे हो, इसीलिए टर्म आता है कैपेबल ऑफ बीइंग सूड एंड कैपेबल ऑफ बीइंग सुइंग। कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, आई थिंक सो। जैसे कि मान लो कि कोई टीचर है, तो वो बच्चे को, अगर बच्चे होमवर्क करके नहीं आ रहे हैं तो पनिश कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर टीचर ही ढंग से नहीं पढ़ा रहा है, तो जो वहाँ के प्रिंसिपल होंगे, तो प्रिंसिपल उस टीचर को भी उस जॉब से हटा सकते हैं। समझ में आ गया? ओके, आगे चलते हैं। ठीक है, अगला जो पॉइंट है यहाँ पे वो है द एक्ट ऑफ 1858 however largely confined to the improvement of the administrative machinery by which the Indian government was to be supervised and controlled in England. It did not alter in any substantial way the system of government that prevailed in India। तो कहने का मतलब है कि बस एक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की तरह इसको भी ले आया गया कि प्रोग्रेसिव एक्ट्स बनाएंगे ताकि इंडिया में और एग्रेशन ना हो। सिपॉय म्यूटनी, जो उनके हिसाब से सिपॉय म्यूटनी थे, हमारे हिसाब से फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थे, वो दोबारा ना हो, क्योंकि उसको सप्रेस करने में पूरा 1 साल लग गया था, जो कि मैं आपको हिस्ट्री के चैप्टर्स में अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगी। तो यहाँ पे उन्होंने कोशिश किया कि एक वापस से ट्रस्ट बिल्डअप करते हैं हम लोग इंडियंस के हार्ट में, तो इन्होंने बस एक नाम मात्र के लिए नाम चेंज, क्योंकि नाम का बहुत प्रभाव पड़ता है।
तो अगर देखा जाए तो क्या सब्सटैंशियल मैटर में कुछ चेंज आया था? तो नहीं, पहले भी हम लोग ब्रिटिश के अंदर थे और अब भी हम लोग ब्रिटिश के अंदर ही रहने वाले। इनफैक्ट अब तो डायरेक्ट कंट्रोल हो गया आपके क्राउन रूल का। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब मैं कल से आपको पढ़ाऊंगी काउंसिल एक्ट्स। ठीक है, तो 1861 में आएंगे काउंसिल एक्ट्स, फिर आपके 1892 में आएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो 1909 और 1909 के काउंसिल एक्ट्स हैं उसको बेसिकली हम मॉर्ले मिंटो और मॉन्टेग क्लेम्सफोर्ड के नाम से जानते हैं। ये चारों काउंसिल एक्ट्स का काम है कि कैसे इंडियन रिप्रेजेंटेशन जो है वो मतलब बढ़े। जैसे कि हमारे ऊपर ब्रिटिश पार्लियामेंट का रूल चल रहा था, तो अगर इंडियंस को ही उसमें ये लोग इंक्लूड नहीं करेंगे तो ये उनके लिए वापस से वही प्रॉब्लम क्रिएट करेगी कि लोग एग्रेसिव हो जाएंगे, वॉर होगा और हो सकता है ये हार भी जाए। तो इंडियन में ट्रस्ट डेवलप करने के लिए, ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए इन्होंने धीरे धीरे ये 4 काउंसिल एक्ट अभी इंट्रोड्यूस करने हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे 1885 से तो फिर कांग्रेस ही बनना शुरू हो जाता है। तो वो सब हिस्ट्री के टॉपिक में पढ़ाऊंगे और सेकंड चैप्टर है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें हम लोग और अच्छे से समझेंगे क्योंकि अभी तक जो चैप्टर 1 है पॉलिटी का वो कंप्लीट नहीं हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे आपका बेसिक्स क्लियर एक बार अगर हो गया तो फिर आप बाकी सारे चैप्टर्स को और अच्छे से ग्रास्प कर पाओगे। देखो, हमें सिर्फ जल्दी जल्दी भागना नहीं है, ऐसे रिविजन करना है कि अब इस टॉपिक से, चाहे वो चार्टर एक्ट हो, काउंसिल एक्ट हो, गुड गवर्नमेंट एक्ट हो, कहीं से भी कोई भी एमसीक्यू आ जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ जाए, वो हमसे बन जाना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आए। प्लीज़ अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।